अभी हम लोग 6.2 कर रहे हैं 12 का। इसके अंदर गिवन क्या दिया है, 4 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है किसी पार्टिकल को ऑन अ वेव, ठीक है, जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। वो अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो ट्रैवल कर रहा है, वो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड, याद रखो उसका क्या है ये, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, द फार डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो वो बोल रहा है कि मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया वाइब्रेट होना या फिर वेव फॉर्म करना, और वो जैसे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आया उस टाइम पे अगर उसका टाइम हम लोगों ने नोट किए तो टाइम क्या था, 4 मिली सेकेंड। याद है ये मीटर सेकेंड नहीं है, मीटर सेकेंड होता तो बीच में थोड़ा सा गैप आता था, समझ में आया, तो ये मिली सेकेंड है, इसलिए वो चिपक के लिखा है। इतना समझ गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मेन पोजिशन एट अ सर्टन, ठीक है, इज कितना, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है, जरा देखो यहाँ पर ये बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। देखो ये एक पॉइंट है तो ये एक दूसरा पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर। अरे कुछ समझा कि नहीं, ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। देखो वापस से पढ़ता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन, तो एक मीन पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपने मीन पोजीशन से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन, वो अपने मीन पोजीशन पे है और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, टू फाइंड, अरे यार फाइंड मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाता है, एन, ठीक है, हाँ, लेकिन एन मतलब, फिर उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, वेवलेंथ, ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। बस ये 3 चीज़ हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोगों को ये हो जाएगा। समझ में आ गया, तुम लोग इतना समझा। गिवन क्या है, गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, और हाँ ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो कभी भी याद रखो, डिस्टेंस कभी भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग ऑसिलेशन या कुछ सुपरपोजिशन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग एक्स को क्या कंसिडर करते हैं, एक्स को हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ दिया हुआ है, ये 3 चीज़ पूछा है, समझ में आया। अब इन सब का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू 1/T, ठीक है, टोटल टाइम बराबर है, तो ये होता है अपना। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर इस वेव के अंदर टोटल टाइम हम लोग कौन सा करेंगे या कौन सा समझेंगे। देखो ऑसिलेशन में हम लोग क्या करते थे, टोटल टाइम किसको कंसिडर करते थे, मीन पोजीशन से लेफ्ट, लेफ्ट से मीन, मीन से राइट, राइट से मीन, इसको एक वेव कंसिडर करते थे। एक वेव मतलब एक ऑसिलेशन का कंसिडर करते थे। वहाँ यहाँ पर क्या होगा, एक क्रिस्ट, एक ट्रफ, फिर मीन, मीन से शुरू हुआ, एक क्रिस्ट, फिर मीन, फिर एक ट्रफ, फिर मीन, यानी कि एक वेव कंप्लीट करना। बोले सही कि नहीं। तो हमारा टी क्या हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। तो हमारे को लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। अगर 4 दिया है इसका मतलब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर का कितना रहेगा, ये भी 4 रहेगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये भी 4 रहेगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये भी 4 रहेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 × 4, 4 4 सा 16। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना हिस्से का अपने को दिया है। लेकिन टी क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, यहाँ पर 1 वेव फॉर्मेशन। तो 1 वेव कहाँ से कहाँ कंसिडर करेंगे हम लोग, एक मेन पोजीशन से दूसरा छोड़ के तीसरे मेन पोजीशन तक हमारा एक वेव कंप्लीट होगा। तो एक वेव के बीच में कितना टाइम जाएगा, इतना टाइम, इतना टाइम, इतना टाइम, इतना टाइम, सब इक्वल 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 होता है। तो नेचुरली 4 बार 4 को प्लस कर दो, या हम ये बोलेंगे 4 × 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16। अरे बोला नहीं, समझा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 इज इक्वल टू व्हाट, 1/16। लेकिन ये मिली सेकेंड है, तो इसको अगर हम, और नेचुरली हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स में होता है, तो 10⁻³ अरे बोला समझा, समझा या नहीं समझा। हम चाहे तो इतने पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, ये 10⁻³ है, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³। अबे ये मिली सेकेंड था ना, देखो ये क्या है, ये मिली सेकेंड है, मगर ऐसा यूनिट क्या बोलता है, हमको टाइम को सेकेंड में रखना है, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं जब, तो क्या करेंगे 10⁻³ कर देंगे। समझ में आ गया? 10⁻³ करेंगे, ये ऐसा हो गया और ये हो गया 16। ठीक है, अब ये कट करने के लिए थोड़ा आसानी हो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको 1000 ले सकते हैं, एक तरीका ये है, तो वैसा भी कर सकते हैं, या हम लोग एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं। अरे बोलो समझा? ऐसा भी करेंगे, तुम लोग को समझ है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो चलो अभी ऐसा, जैसा भी तुमको 1000 लेके करना है तो भी कर सकते हैं, ऐसा करना है तो भी कर सकते हैं। तो ऐसा कर दो, तो 2 5 2 8 16। ठीक है, अब 2 5 2 8 ना, अब चलो जल्दी से ये 8 बाहर, ये 5 अंदर, और इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 8 6 48, और ये हो गया 2, फिर एक 0 लिए, हाँ 8 2 16, अब कितना आया? 8 5। अच्छा चलो आगे, तो कितना हो गया? यहाँ पर आंसर आ गया 0.625 इंटू 10⁻², यानी 10 स्क्वायर, बराबर है। मैं ये ठीक से कंजस्टेड है, तो देखो कंजस्टेड है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, n = 0.625 इंटू 10⁻²। अभी 10⁻² है, तो क्या हो जाता है, हम लोग अगर इसको डेसिमल हटाना है तो हम लोग देखो डेसिमल इधर करेंगे, क्यों? माइनस रहा तो इधर करेंगे, मैं बोला हूँ ना, माइनस रहा तो समझ जाना, ऐसा बता रहे कि डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, लेकिन याद रखो यहाँ पर तो डेसिमल माइनस नहीं है, इसका मतलब ये डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? विच विल बी 2 है ना, 2, तो यानी कि 1 और ये 2, समझ में आ गया? डेसिमल कहाँ जाएगा? तो ये 0 हट गया, 62.5 सेकेंड। और सॉरी ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहता है, ठीक है, Hz। देखो वही है क्या, करो। फिर उसके बाद आता है दूसरा, ये हो गया। अब दूसरा आता है क्या? लैम्डा। अभी लैम्डा मतलब क्या? अरे वाह, क्या बोले? वेवलेंथ। अभी देखो वेवलेंथ क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ, मेरा मतलब बोला हूँ कि देखो ये सेंटर टू सेंटर, अरे बराबर नहीं क्या, एक क्रिस्ट से दूसरा क्रिस्ट सेंटर टू सेंटर, या एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ सेंटर टू सेंटर, या हम लोग बोलेंगे एक वेव को भी हम लोग लैम्डा मानते हैं। याद रखो, एक पूरे अक्खे वेव के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे? लैम्डा मानेंगे। समझ में आ गया? तो लैम्डा, हम लोग को लैम्डा ढूंढना है, समझ में आ गया? तो देखो इसने क्या बोला है, ये क्या है? 2 सेंटीमीटर, यानी आधा लैम्डा, यानी λ/2 हमारे पास है। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझा कि नहीं? देखो λ/2 = 2 सेंटीमीटर, तुम लोग को समझा? अब अगर लैम्डा ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? λ = 2 × 2 खत्म हो गई बात, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, देखो अभी क्या हो जा रहा है? छोटा बड़ा होने जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 10⁻³ है कि 2 है? 100। हाँ ठीक है, इतना समझिए आप लोगों को, ठीक है? कहाँ दिया इसने? हाँ, तो देखो यहाँ पर या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर आपके बुक में जैसे लिखा है 0.04 मीटर। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा आता है v। अभी ये v वाला जो है, ये ज़रा ध्यान से सुनो, v बोले तो क्या? वेलोसिटी। और यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटेड टू वेव का फॉर्मूला होता है क्या? n × लैम्डा। तो बस n × लैम्डा की जो 2 वैल्यू मिली उन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या v की वैल्यू मान पड़ेगी। तुम लोग को समझा? अच्छा चलो, अच्छा इन लोग के जरा नंबर्स याद रखो, कोने में लिख दो ना। हाँ रुक जाओ। n = 62.5 हर्ट्ज, और दूसरा क्या है? लैम्डा = 0.04 मीटर, बराबर है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हटा दो, ठीक है? अब हम लोगों को क्या ढूंढना है? अब हम लोग को ढूंढना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? कि कितनी स्पीड से पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है? ये हो गया n × लैम्डा। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ ये याद रखो, वेव फॉर्म में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है।
समझ में आ गया? व्हाट इज वेलोसिटी? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है? तो ये याद रखना है। n की वैल्यू क्या है? 62.5, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू क्या है? 0.04, ऐसा है। अरे समझा कि नहीं समझा? समझा। ठीक है, तो हम लोग ये कर देंगे। अब देखो क्या हो जा रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.5, और वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकेंड, बराबर है मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये आंसर ऐसा आ जाएगा, समझ में? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 6.2 का न्यूमेरिकल सॉल्व वाला। अब हम लोग पेज नंबर 137 राइट हैंड साइड, हाँ अब जरा स्टेशनरी वेव्स याद रखो। स्टेशनरी वेव्स ये नया टॉपिक अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। 6.5 स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है? स्टैंडिंग वेव्स क्यों? क्योंकि ये वेव रुक जाती है। कैसे? देखो यहाँ पर ऐसा बताया गया है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज करो ये दो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? ये भी एक वॉल है, ठीक है? रिजिड सपोर्ट को हम ऐसा ही बताते हैं, ठीक है? फिजिक्स में ये वॉल है, इसके बीच में क्या है? ये हम लोगों ने टाइट स्ट्रिंग जो है ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। और इसको हम लोग जब ऐसा बांध देंगे और बीच में से अगर हम लोगों ने उसको ऐसा लेकर छोड़ देंगे तो याद रखो वाइब्रेट होगी तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसा कुछ बन रही है। अरे ऐसा लगेगा कि नहीं? फिर ऐसा लगेगा ऐसा कुछ बन रही है। कुछ समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा ही हो गया। अरे समझा कि नहीं? ये ऐसा जाएगा। तो याद रखो ये जो वेव है, मैं इसको डॉटेड नहीं बनाता हूँ, ये ओरिजिनल वेव है, ठीक है? अब आपको पता है ये जो है इसको बोलेंगे डेंस मीडियम। दीवारों को क्या बोलेंगे? डेंस मीडियम। और ये जो रस्सी है एज कंपेयर टू दिस वॉल इज अ रेयर मीडियम। आपको हाँ वही डेंस या डेंसर मीडियम। आपको पता है कि रेयर से जब डेंस की तरफ जाता है, ठीक है, तो अगर ये ट्रफ बन के गया है, आते वक्त क्या बन के आएगा? अरे बोला नहीं, क्रेस्ट बनकर आएगा। और अगर क्रेस्ट बनकर गया है तो ट्रफ बनकर आएगा। तो याद रखो इन शॉर्ट वो एक ही धागा या एक ही रस्सी होती है, हाँ, और वो जब वाइब्रेट करते तो ऐसा लगता है कि वो दो बन गई है। समझ में आया? अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट जो है इसे कहते हैं नोड। ये जो भी क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट या मेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो रहेगा, ये जो दिख रहा है ये सारा, इसको क्या बोलेंगे? नोड। इसको बोलेंगे क्या? नोड। इसको बोलेंगे क्या? नोड। और ये जो एम्पलीट्यूड का ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। तो ये याद रखना है आपको। कुछ समझा? स्टेशनरी वेव्स कैसा फॉर्म हुई? स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक रस्सी को आपको रिजिड सपोर्ट से बांध देना है। एक एंड चाहे तो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, या एक एंड या दूसरा एंड भी जो है दीवार पे लगा सकते हो, ठीक है? अगर सपोज करो आपने हाथ में पकड़े हो और एक एंड दीवार से लगाए हो, और अगर आप ऐसा मूव करेंगे, एक पल्स देंगे, तो वो पल्स जाएगा और क्या हो जाएगा? ट्रफ बन के आएगा। अगर कंटिन्यूसली ऐसा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिस्ट जाएगी, ट्रफ बन के आएंगे, क्रिस्ट जाएगी, और एक टाइम ऐसा लगेगा कि दो रस्सियाँ जो है ये वेव्स बना रही है, मगर रहेगी एक ही रस्सी। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स पे रस्सी हिल ही नहीं रही है, तो ऐसा लगेगा कि वो रुकी हुई है, इसीलिए उसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। अरे समझा? इसके ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मीन पोजीशन वाले को नोड कहा जाएगा, और जो एम्पलीट्यूड वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाएगा? एंटी नोड कहा जाएगा। समझ में आया? तो कुछ कंडीशंस आप लोगों को याद रखने हैं फॉर मेकिंग द स्टेशनरी वेव्स। वो कंडीशन ज़रा आप लोग याद रखो कि स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स को बनाने के लिए टू वेव्स की ज़रूरत, टू वेव्स होना ज़रूरी है। खाली वन साइड से वेव जा रही है तो उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, उसको स्टेशनरी वेव्स नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसको प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या हो जा रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह पर है मगर एनर्जी
मूव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक एंड से दूसरी जगह, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लेकिन इस केस में याद रखो एनर्जी रहेंगी पार्टिकल्स के पास, मगर एनर्जी आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही है, वो आ रही जा रही है टकरा के वापस आ रही है, जा रही है टकरा के वापस आ रही है। इन शॉर्ट हम कंक्लूजन क्या हो रहा है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है जाकर अगर वो वापस उधर पे ही आए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। उस लिहाज से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं उसके अंदर वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास, समझ में आ रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या करती है, जाकर वापस आती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर विल बी ज़ीरो वेलोसिटी, क्योंकि चीज़ें मूव हो ही नहीं रही है, ऐसा समझेंगे। अरे समझा कि नहीं समझ रहा है? तो याद रखो दो वेव्स होना ज़रूरी है और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना ज़रूरी है, मतलब ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड, क्रिस्ट का एम्पलीट्यूड ट्रफ का एम्पलीट्यूड सेम होना ज़रूरी है, इन लोग की फ्रीक्वेंसी सेम होना ज़रूरी है और दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज होना चाहिए, मतलब एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए। ये चार कंडीशन अगर मेट होती है, ठीक है, और एक रिजिड सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो याद रखो तो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 137 राइट हैंड साइड एकदम लोअर पार्ट में इसका डायग्राम बनाया है। ये जो डार्क लाइन से जो वेव बन रही है वो ओरिजिनल रस्सी है, मगर जो डॉटेड वाली लाइन है वो क्या है बोलो, वो हाँ वेव बन रही है, मतलब नहीं, मतलब क्या, उसका रिफ्लेक्शन है, समझ में आया? तो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इतना समझ में आ गया। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और द मेन, अब याद रखो ये जो है ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर, इस लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद वाला भी इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर 3 मार्क्स, ये वाला 4 मार्क्स के लिए, अगर आया तो 4 मार्क्स। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिबा ने पिछली बार पूछे थे कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं थोड़ा सा ढूंढा इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन क्या आएगा। लिखो विथ एन एक्सप्रेशन कॉमा, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, विथ एन एक्सप्रेशन कॉमा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, 4 मार्क्स। अब यही चीज़ को 3 अलग अलग टाइप से पूछ रहा है या अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, आपको लिखना यही है। पहला हो गया, अब दूसरा, शो डैट डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2 ऐसा है। ये इक्वेशन हम लोगों को इक्वेशन के ज़रिए से ये वो करना है। इसको उठाओ, लिखो क्वेश्चन। एंड थर्ड वन, और लिखो, और या तो फिर ये पूछा जा सकता है, शो डैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर, शो डैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर equally spaced in stationary waves, alternately and equally spaced, या फिर समझ में आया, placed या spaced नहीं, placed in stationary waves। हाँ, अब कुछ भी पूछो, अपने को क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हटा दूँ, प्लीज़ ये डायग्राम को आप जहन में रखो या ध्यान में रखो एज अ स्टेशनरी वेव्स, इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। लेकिन मेरे को डायग्राम हटाना पड़ेगा, कोशिश करूँगा कि नहीं हटाऊँ, लेकिन हटा देता हूँ, ठीक है। हटा दूँ, सिंपल है ना, ये नोड रहेगा जहाँ पर दोनों मिल रहे, ये नोड रहेगा, ये पॉइंट जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड जो एक्सट्रीम वाला है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ये क्या रहेगा, एंटी नोड रहेगा, ठीक है। अरे बोलो सही कि नहीं, सही, ठीक है। बस अब ये हटा गया। अब देखो हमको क्या करना है, लिखना है, एक काम करो आप लोग ही लिख दो, फिर मैं सॉल्व करते टाइम बोलूँगा, लिखूँगा। स्टार्ट।
आंसर है, ये आंसर है, तीनों में से कुछ भी पूछा यही आंसर है। स्टार्ट। कंसिडर 2SHPW, बोलो क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। कंसिडर 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ब्रैकेट में ए डाल दो, एंड वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा डाल दो, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में ए डाल दो, एंड वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा डाल दो, कॉमा, प्रोपगेटिंग along stretched string in opposite direction. Therefore, the equation of wave traveling along x-axis, अब ध्यान से सुनो, the equation of wave traveling along x-axis in positive direction is given by, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वेव जा रही है ये डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है। याद रखो, कभी भी याद रखो, वेव जब लेफ्ट टू राइट जाएगी इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो है राइट टू लेफ्ट आ रही है, कैसा आ रही है? राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो उसको बोलेंगे क्या? नेगेटिव डायरेक्शन। सॉरी, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रही है। समझ में आया? मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। समझ में आया? तो इसका इक्वेशन देखो, therefore the equation of wave traveling along the x-axis in positive direction is given by, तो देखो इसको कैसा देंगे? y is equal to, इसमें I है, ठीक है, मैं यहाँ पर I डालता हूँ, ठीक है, I यानी y का पैर के पास I is equal to a, अरे मैं जो बोल रहा हूँ 1 2 छोड़ दो, ठीक है, साइन, अरे मैं कहता हूँ लैम्डा टी माइनस के एक्स। जरा ध्यान से सुनो, कभी भी कोई वेव, ध्यान से सुनो यहाँ पर, कभी भी कोई वेव पॉजिटिव इधर जा रही है, समझ में आया? किधर जा रही है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी यहाँ पर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पॉजिटिव किधर जा, इसके इक्वेशन में माइनस देंगे। जो पॉजिटिव की तरफ जाएगी उसके इक्वेशन में क्या देंगे? माइनस देंगे। इसको सॉल्व करके बताए हैं, छोड़ दो, ठीक है, इतना समझ गया। पॉजिटिव में जाएंगी तो इसको माइनस देंगे, तो फिर उल्टा क्या होएगा बोलो? हाँ, तो इसको प्लस देंगे, बस इतना ही किया। बोलो समझा? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हाँ बोलो, इतना समझ गया आप लोगों को? तो देखो, अगर ये इधर जाएगी तो ये मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस देंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है, अरे यार अलग अलग कलर का नहीं है, ठीक है, बट हाँ, ये इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट जो जा रही है वेव, और ये रिफ्लेक्टिंग वाली जा रही है। अब समझ में आया? यहाँ पर 1 और 2 लिया है, आपको 1 और 2 लेना है, आपकी मर्जी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की लेना है। बट वी नो दैट k is equal to 2 पाई, देखते हैं ये चलेगा तो ब्लू है ना, ब्लू तो अपने पास है ना, 2 पाई लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, एंड ये तो आप लोगों को मालूम है कि ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई और n अपॉन टी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझ गया? ये अपने पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k एंड ओमेगा इन 1 एंड, इतना समझा? 1 और 2 में डाल दो जल्दी से,
ये हो गया इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा क्या है 2 पाई एन है ना 2 पाई एन इंटू टी समझ गया माइनस ठीक है हाँ अरे हाँ माइनस है भाई माइनस क्या है के की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन लेम्डा ठीक है और है क्या x इतना समझा वैसा ही I और ये क्या रहेगा R ठीक है a डॉट साइन 2 पाई एन टी बुक में बहुत अजीब सा दिया हुआ है इसके लिए अरे हाँ तो बुक में बहुत अजीब सा दिया हुआ है ठीक है और क्या हो जाएगा ये समझा बुक में देखो डायरेक्टली कैसा शुरू किया मैं बताता हूँ अब उसने क्या किया मालूम है आपके बुक में 2 पाई को कॉमन निकाला है समझ में आया तो तुम लोग को नहीं समझता था हाँ सर ठीक है इधर उधर से जमा करता हूँ इतना समझ गया अब क्या करेंगे दोनों में इसके अंदर भी कॉमन निकालेंगे एज अ 2 पाई अरे समझा तो क्या हो जाएगा हाँ निकालो ना भाई आई ठीक है ए डॉट साइन 2 पाई हो गया तो क्या बचेगा एन टी वहाँ पर भी वही है ठीक है माइनस और ये क्या रहेगा एक्स बाय लेम्डा बोलो समझा ये दे दो इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल करने का ठीक है वैसा ही आर वाई वाला आर यानी ठीक है ए डॉट साइन या प्लस रहेगा हाँ मैं पहला बोला ठीक है 2 पाई एन टी प्लस हो गया 30 नहीं पड़ेगी अभी एक्स बाय लेम्डा हो गया ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हम लोग ने क्वेश्चन जब पढ़े थे तो हम लोग ने क्या बोले थे विथ एन एक्सप्रेशन ठीक है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स यानी हम लोग स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं और हम लोग को ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिसके ज़रिए से हम लोग ये पता कर सके कि सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है या सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है समझ में आया हाँ लैम्डा बाई 2 है लेकिन उसको प्रूव करेंगे समझ में आया तो उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या हो जाता है y1 प्लस तो इसीलिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं I प्लस IR समझा हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे a डॉट साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स लेम्डा बराबर है और क्या है बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिए अब ये वाला डालेंगे a डॉट साइन 2 पाई ठीक है और एन टी प्लस एक्स बाय लेम्डा इतना समझ गया अब आप लोगों को मालूम होगा एक रूल ट्रिग्नोमेट्री का वो ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू वॉट साइन ठीक है ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 ये एक फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो इसको a मानेंगे जरा ध्यान से देखो एन टी माइनस एक्स बाय लेम्डा को हम लोग a मानेंगे इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे बोलो समझा यह हमारा a है यह हमारे लिए b है इस फॉर्मूले के मुताबिक ठीक है तो हम लोग करेंगे देखो यहाँ पर देखो प्लीज़ एक स्टेप यहाँ पर देखिए हम लोग a को बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे तो वो नहीं 2 पाई को रहने दो आने वाला है ठीक है हम लोग a को क्या है कॉमन बाहर निकाले ये स्टेप मैंने नहीं किया था तो वो समझ लो कि a कॉमन बाहर निकल चुका है ठीक है अब देखो साइन और हाँ अरे यहाँ पर 2 आता है मेरे ख्याल से देखो 2 साइन मैं भूल गया था 2 साइन तो याद रखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 डॉट ठीक है साइन 2 पाई
अब ए क्या है हमारा, ए एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा हो गया, प्लस आ गया तो हम लोगों ने प्लस डाल दिया। बी क्या है हमारा, एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा, ये हो गया अपॉन 2 होल अपॉन 2। इतना समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। कॉस ए क्या है हमारा, जल्दी बोलो, एक मिनट जाओ, कॉस, अब यहाँ पर भी हम लोग कॉस 2 पाई लेंगे क्योंकि ये साइन के साथ ये था इसके लिए, हाँ ये ले लिए। अब देखो क्या लिया हुआ है, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिए। अब यहाँ पर देखो लिखते टाइम हम लोगों को ये प्लस दिखाई दे रहा है एन टी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस है ना, तो इसके लिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी देखो ज़रा कौन कौन सी चीज़ें अपोजिट साइन वाली कैंसल हो सकती है। देखो ये कैंसल हो रही है, ये कैंसल हो रही है, हाँ चलो ठीक है, डिवाइड बाई 2 ना, डिवाइड बाई 2 होल, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर देखो अगर गौर करेंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप बोलेंगे दोनों ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। बोलो समझा कि नहीं समझा, तो याद रखो y इज इक्वल टू ए, ये ब्रैकेट 2 डॉट साइन 2 पाई, ठीक है। और ये एन टी प्लस एन टी कितना हो जाएगा, 2NT अपॉन 2। इतना समझा, हाँ अरे समझा। फिर उसके बाद डॉट कॉस 2 पाई, अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और ये क्या है 2x, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अरे हाँ 2x, एकदम अच्छे से लिखो, समझ में आया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो 2 हो गया माइनस 2x बाय लैम्डा, और ये नीचे का 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बोले समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। ये देखो ये 2 कट, ये 2 कट, ये 2 कट, ये 2 कट, समझा समझा। अब आगे हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू ए, और ये ब्रैकेट 2 डॉट साइन 2 पाई, ठीक है। एन, एक काम करता सब मिला के लिख देता हूँ, एन टी, इतना समझा, अरे इतना समझा कि नहीं समझा, ठीक है। डॉट कॉस 2 पाई एक्स लैम्डा, ठीक है चलेगा। अब माइनस नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, समझ में आया, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये याद रखो, तुम लोग फॉर्मूले पढ़े नहीं हो ना यार, अरे इतना समझा क्या, ठीक है। तो ये आपका आ गया इतना, अरे बाप रे ब्रैकेट बंद नहीं करना, हाँ मैथ्स में रहता है और फिजिक्स में मैथ्स रहता है, इतना समझ गया आप लोगों को। अब देखो इसके आगे क्या किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे उसके बाद देखेंगे। जल्दी कॉपी कर लो, फटफट खुद से कर सकते हैं आप लोग, कर सकते। इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2a, ज़रा बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, cos 2 पाई x, और ये लैम्डा, ठीक है। ये s और 2 देखो एक दूसरे को टक्कर मार गया, ये थोड़ा दूर कर दिया इन लोग को, ठीक है। और ये हो गया साइन 2 पाई एन टी। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इतना हिस्सा जो है इज कंसिडर एज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड है ये। और इतना हिस्सा जो है याद रखो ये क्या है, ये फेज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, प्लीज़ याद रखो। इतना हिस्सा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव्स कंसिडर किया जा रहा है, और इतना हिस्सा जो है फेज ऑफ स्टेशनरी वेव्स कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अब
इसके बाद हम लोगों को ये डिराइव करना है या ये बताना है कि सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव इंटर नोड के बीच में गैप कितना है। हाँ, सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में, मैं क्या बोला था, अरे यार वो बायोलॉजी में है, ठीक है। सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में कितना गैप है, तो ये इसके ज़रिए से हम लोग, सबको मालूम है पाई बाय 2 है, लेकिन वो कैसा है, लैम्डा बाय 2 है, तो वो कैसा है वो हम लोग अभी पहचानेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को एम्पलीट्यूड को ही लेना पड़ेगा, फेस को नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, नोड और एंटी नोड के बीच में, तो उसके बीच में एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए हम लोग ये वाला ही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। बोले समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोगों को नोड को ढूंढना है, आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वेव का डायग्राम बनाया था, तो नोड कौन से हिस्से को बोला था, जहाँ पर मीन पोजीशन थी, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है। अरे होती है कि नहीं, 0 होती है कि नहीं, अरे होती है ना, बराबर है। तो याद रखो ये क्या है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है, रिजल्टेंट फेज है। तो ज़रा ध्यान से सुनो, हम लोग इसको ऐसा लेंगे, RA इज इक्वल टू 2A डॉट कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को x क्या लेना है, 0 लेने का, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक मिनट जो, ठीक है फाइन। अभी हम लोग को नोड के लिए अगर हम लोगों को वैल्यूज़ निकालना है नोड के लिए, तो देखो कैसा करेंगे, RA को हम लोग 0 लेंगे, ज़रा देखो ज़रा, एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, RA को हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, x को नहीं, RA को 0 लेंगे, और उसके बेसिस पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं इसको मान रहा हूँ x1, क्यों, पहले नोड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो पहले नोड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A डॉट कॉस 2 पाई x1, और ये है लैम्डा, ठीक है। सबको यहाँ लेकर आ जाएंगे, पहले इसको लेकर आएंगे, 2A को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2A क्या हो जाएगा, 0, तो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई x1 अपॉन लैम्डा। अब हम लोग खाली कॉस को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, समझ में आया, इज इक्वल टू 2 पाई x1, और ये लैम्डा। अब आपको पता है कॉस इनवर्स 0 कौन कौन सी कंडीशन में होता है, ज़रा देखो कौन कौन सी कंडीशन में होगा। अगर आप लोगों को इसको रेडियन फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, 2 पाई x1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, एक मिनट जाओ एकदम से, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और 5 पाई बाय 2, एंड सो ऑन। याद है तुम लोगों को ये, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो पहला नोड हम लोग ये कंसिडर करेंगे, दूसरा नोड ये कंसिडर, यानी समझ में आ रहा है, तीसरे नोड को ये कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर हम लोग ऐसा ये फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जा रहा है क्या, हम लोग इतना हिस्सा लेंगे फर्स्ट नोड के लिए, क्या लेंगे, 2 पाई x1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2। कुछ समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कॉस इनवर्स 0 ये जो होता है, ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, या तो पाई बाय 2, या तो 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसे इसमें कंडीशन में होता है। तो पहला नोड के लिए हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को खाली यहाँ रखो और बाकी सबको वहाँ फेंक दो, तो ये हो गया पाई बाय 2, ये है, ये लैम्डा जाएगा इधर, ये 2 जाएगा इधर, और पाई जो है ये जाएगा नीचे। बोलो समझा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 2 सा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, x1, नहीं रुक जाओ एक मिनट, x1 क्या आ जाएगा, पाई लैम्डा बाय 4, ठीक है। अब x2 की वैल्यू ढूंढो, x2 क्या है, ये हो जाएगा, समझ में, x2 के लिए हम लोग ये लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ ताकि समझ में आए, 2 पाई x2 मतलब क्या, सेकेंड नोड, सक्सेसिव सेकेंड नोड, ठीक है, और ये अपॉन लैम्डा
और ये क्या है इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब x2 की वैल्यू अगर आप लोगों को ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ज़रा, x2 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 पाई बाय 2, ठीक है, इंटू 2, पाई जो है ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये x है, लैम्डा खाली इधर चला जाएगा, इतना समझा। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 पाई इंटू लैम्डा, और अरे ये तो कट हो गया ना, कट कर दो। पाई पाई कट हो गया, तो एक काम करते हैं 3 लैम्डा 4 समझ में आ गया। अब देखो हम लोगों को सक्सेसिव नोड के बीच में का डिफरेंस देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, आगे गया ना, तो x2 माइनस x1 अगर हम लोग को इन लोग के बीच में का डिफरेंस देखना है तो देखो x2 क्या हो जा रहा है, x2 क्या है 3 लैम्डा अपॉन 4 माइनस x2 क्या है, सॉरी x1 क्या है लैम्डा बाय 4। इतना समझा। अगर दोनों का बेस कॉमन है, बेस कॉमन मतलब क्या, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम लोग उसको जगह नहीं है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 लैम्डा माइनस, ये ऐसा ले सकते हैं, 3 में से एक गया तो कितना हो गया 2 लैम्डा बाय 4, कट करो 2 1 जा 2 2 जा, बोलो आया, अरे समझ में आया। तो ऐसा ये आ जाता है। ऐसा अगर आप इसको भी x3 निकालेंगे, x3 को x2 से माइनस करो, यही आंसर आएगा। देखना है तो करके देख सकते है ना। इतना समझ गया आप लोगों को। बंगाल में क्या हो जा रहा है, एंटी नोड को हम लोगों ने ढूंढ लिए, ठीक है, सॉरी नोड को ढूंढ लिए, नोड की वैल्यू। अब हम लोग एंटी नोड को ढूंढने जा रहे हैं। तो याद रखो एंटी नोड के लिए हम लोगों का जो r रहेगा r, ठीक है, तो वो क्या रहेगा प्लस माइनस 2 रहेगा, समझ में आया। रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा प्लस या माइनस 2 रहेगा। 2a क्या रहेगा 2a, देखो ना ये ऐसी नोड बनी, सॉरी एम्पलीट्यूड बना, तो ये एक a हो गया और ये रहेगा तो 2a हो गया, समझ में आया। तो इस अरे वाह 2a रहेगा। अरे समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, तो जरा ध्यान से देखो। ये हाँ ये तो बड़ा है, बहुत इजी है, मैं हूँ ना, जरा ध्यान से सुनिए। अभी हम लोगों को सेम एम्पलीट्यूड वाले हिस्से में ही हम लोगों को इसको लगाना है, ठीक है। r इज इक्वल टू, r मतलब क्या, ठीक है, हाँ r इज इक्वल टू वॉट 2 ले लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू बराबर है हाँ 2a। जरा ध्यान से देखो 2a और इसको क्या लेंगे इज इक्वल टू 2a डॉट कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आ जाओ तो ये दोनों कट हो जाएंगे, कट हुए कि नहीं, ये कट और ये कट हो गए, तो यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई x और ये लैम्डा, x और ये लैम्डा, कितना हो गया हाँ। अब जरा देखो मैं कॉस को इधर लेके जा रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स 1 समझ में आ रहा है इज इक्वल टू 2 पाई x और ये लैम्डा। अब कॉस इनवर्स 1 कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोगों को मिलता है, तो ज़रा याद रखो 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0 कंडीशन में मिलता है, पाई की कंडीशन में मिलता है, 2 पाई की कंडीशन में मिलता है, 3 पाई ना 3 पाई ना, फिर 3 पाई 4 पाई ये कंडीशन में मिलता है। फिलहाल हम लोग इसको इतना छोड़ देंगे, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे एज x1 की वैल्यू निकालने के लिए, समझ में आया। तो क्या करेंगे देखो जल्दी से, यहाँ पर मैं फटफट बना देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ। ये 3 पाई को हटा दिया मैंने, यहाँ से एक लाइन बना दिया और ये लोग का डिफरेंस बता दूँगी, बस हो जाएगा, एक ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं बताया 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, x 1 ले रहा हूँ मैं, अगर इसको यहाँ पर फेंक दूंगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू
x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है। अब मैं x2 की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, x2 की वैल्यू यहाँ ढूंढता हूँ। x2 क्या रहेगा, पाई रहेगा, तो देखो 2 पाई x2 और बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई, ये रहेगा, बराबर है। इसको यहाँ लेके चले जाओ, x2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, सॉरी पाई हो जाएगा ना ये, पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, बस इतना ही रहेगा, है ना, बराबर है ना। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जा रहा है, x2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, सॉरी x2। अब इन दोनों के बीच में का डिफरेंस देख लो, x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, x2 क्या है, लैम्डा बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात, तो समझ में आ गया। तो याद रखो, चाहे वो सक्सेसिव नोड का जो है हम लोग अगर वो निकालेंगे डिफरेंस तो भी लैम्डा बाई 2 रहेगा, और सक्सेसिव एंटी नोड का भी डिफरेंस निकालेंगे तो लैम्डा बाई 2 रहेगा। कुछ समझ में आया। एक चीज़ आप लोगों को जनरली बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, ये लाइन है, ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो, इधर से इधर का डिस्टेंस कितना रहता है, बोलो अरे, इधर से एक नोड से तीसरे नोड पर कितना रहता है, लैम्डा रहेगा। अगर मैं इधर से इधर का मानूं तो लैम्डा बाई 2, और अगर मैं इधर से इधर का मानूं तो इधर से इधर, ये भी एक बेसिक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिए हैं, और इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो 6.5.3 वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा खाली यहाँ पर एक बार देख लो, 6.5.3 वाला जो है उससे पहले एक डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है, वो डायग्राम क्या है, कॉलम में उसने जो है एक वो करा है क्या, साउंड वेव्स पास किया है। उसने बोला है कि ये भले ही लॉन्जिट्यूडनल है मगर हम लोगों ने इसको जो है ट्रांसवर्स वे से डाले हैं, ठीक है, बताए हैं, लेकिन बाजू में उसने देखो उसको लॉन्जिट्यूडनल वे से बताया है कि कहीं पर कॉम्प्रेशन, कहीं पर रेरफैक्शन है। कॉम्प्रेशन जो है वो नोड की तरह काम करते हैं, और रेरफैक्शन जो है वो एंटी नोड की तरह काम करते हैं। बस उसने यही बताने की कोशिश किया है यहाँ पर, समझ में आया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 6.5.3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 139 पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले पैराग्राफ के एंड में क्या लिखा है, नोड एंड antinodes are formed alternately, therefore the distance between a node and an adjacent antinode is pi by 4, lambda by 4, so sorry, lambda by 4। तो वैसे भी हम लोगों ने डायग्रामेटिकली मैंने प्रूव कर चुका हूँ कि भाई ये बताया था। देखो एक और बार बता देता हूँ कि सपोज करो, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, बराबर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ये होता है क्या, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। इसका मतलब एक जो, या एक नहीं बोलेंगे, आधा जो वेव बना है तो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस रहेगा इसका आधा, आधा मतलब क्या, लैम्डा बाई 2। तो इस आधे का आधा क्या रहेगा, नेचुरली वो क्या रहेगा, बोलो, लैम्डा बाई 4। तो समझ में आया, वो चीज़ उसने यहाँ पर लिखा है। ये कल मेरा मतलब कल नहीं बोलना चाहिए, ये बता दिया था मैंने आप लोगों को, बराबर है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 139, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एकदम लास्ट पैराग्राफ, 6.5.3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टार्ट। तो देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर पेज नंबर 139 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ 6.5.3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। इसमें आपको आधे से ज़्यादा आपको ये पॉइंट्स मालूम है, ठीक है। एंड अगेन दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू एट होम। आपको ये 3 बार लिखना है। ये पूरा एकदम सही बोली, इसको सब मालूम था।
ठीक है, ओके स्टार्ट। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, और उसको फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। देखिए, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स। ठीक है, समझ में आ गया क्यों आइडेंटिकल वेव्स? क्योंकि इन लोगों का एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि स्टेशनरी वेव कैसा फॉर्म होता है या कब फॉर्म होता है? जब दो आइडेंटिकल वेव्स जो है सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, ये बोल रहा है। देखो, ईदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलॉन्ग द सेम पाथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक राइट साइड की तरफ होना चाहिए, एक का ट्रैवलिंग लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए, यानी कि बोथ शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। कुछ समझ में आ गया? पहला पॉइंट वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब दो वेव्स, ठीक है, ऑफ सेम टाइप मतलब सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है, ये ट्रैवल कर रही है, लेकिन दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में होकर सुपर इम्पोज अगर हो जाएगी, तो आपको स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हुए मिलेगी। समझ में आया? इन शॉर्ट ये उसका डेफिनेशन ही उसने लिखा हुआ है, ठीक है, और वो डेफिनेशन क्या है? हाँ देखो, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग सेम पाथ इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेस विथ ईच अदर, या क्या बोलते हैं ना, सुपर इम्पोज ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज़ अ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो ये उसका बोलने का मतलब है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट राइट हैंड साइड में है, इफ़ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स। अच्छा देखो, सेकेंड पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाओ। अगर सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया तो थर्ड पॉइंट भी वही है, बस खाली ट्रांसवर्स की जगह पर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में समझ में आ गया, एकदम वर्ड टू वर्ड वही है। ठीक है, देखो, इफ़ टू, सेकेंड वाला पढ़ रहा हूँ, इफ़ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज और इंटरफियर, ठीक है, द रिजल्टेंट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। समझ में आ गया? स्टेशनरी वेव्स रहेगा, लेकिन कौन सा है? ट्रांसवर्स से शुरू हुआ तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। समझ में आ गया? बस यही बोला गया। समझ में आ गया? सेम कंडीशन, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? सेम मीडियम से गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो ट्रांसवर्स वेव थी तो ये कौन सी स्टेशनरी वेव रहेगी? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। खत्म। ठीक है, अब उसमें सब पॉइंट दिया हुआ है छोटा छोटा सा। ठीक है, पहला वाला नोड के बारे में बोला है, व्हेन अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस। मोशनलेस मतलब क्या? वो पॉइंट मूव करेंगे ही नहीं। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो एक एनिमेशन, मोबाइल में देखो एक एनिमेशन दिखाई दे रहा है। देखो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपनी पोजीशन जंक्शन से छोड़ नहीं रही है। यहाँ इधर देखो, हाँ, तो वो नोड जो है एक ही जगह पर रुका रहेगा। एक मिनट, गाड़ी को दिखा, देखो दोस्त लोग, दिख रहा है लाल डॉट दिख रहा है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ा है। समझ में आया? उसको नोड बोलेंगे। लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ये ऊपर नीचे होते जा रहा है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। समझ में आ गया? तो उसको नोड बोला गया है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, व्हेन अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस। वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। द पॉइंट्स विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, और नोड का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या? ऐसी जगह जहाँ से एक से ज़्यादा रास्ते खुलते हैं, उसको जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो खैर, फिर उसके बाद उसके अंदर सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच ऑसिलेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, दे आर नोन एज अ एंटी नोड्स। वो तो आप लोगों को कल भी बताया था मैंने। इसके बाद लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स एंड इंटर नोड वाइब्रेट विथ, अच्छा, points between the node and antinodes vibrates with values of amplitude between 0 to a। कुछ समझा? अगर नहीं समझा होगा तो एकदम इजी है। अगर सपोज करो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जो एंटी नोड पर है, देखो फिर से पॉइंट पढ़ता है, पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। एंटी नोड है ना, देखिए पॉइंट्स बिटवीन, ये क्या है, ये है एंटी नोड।
ये क्या है एंटी नोड और ये क्या है नोड। पॉइंट्स बिटवीन यानी इतने हिस्से की बात हो रही है इस साइड के लिए, इतने हिस्से की बात हो रही है इस साइड के लिए। वैसा ही इधर देखेंगे, इतने हिस्से की बात हो रही है इस साइड के लिए, इतने हिस्से की बात हो रही है इस साइड के लिए। तो फिलहाल मैं इतना हिस्सा कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विथ वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a। मतलब समझा, हाईएस्ट क्या है इन लोगों के लिए, हाईएस्ट है ए। क्यों ए, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड कहलाता है जो हाईएस्ट है। लोएस्ट क्या है 0। तो वो क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल इन दोनों के बीच में है वो वाइब्रेट कर रहे हैं या 0 से a के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 और सब बोलो 5 इज अ एम्पलीट्यूड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो बीच में के जो पॉइंट्स है 0 to a के बीच में जो पॉइंट्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं इसी रेंज में। कौन सा रेंज है, O to A। समझ में आ गया। या तो 0 यानी 0 से a के बीच में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका वैल्यू 0 मिनिमम से, समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं अच्छे से ना। हाँ ठीक है, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये याद रखो बस। अगर ये समझ में आ गया तो फिर थर्ड वाला भी समझ में आ जाएगा, इजी है। देखो सेम है 2 के जैसा ही। इफ़ 2 आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफियर, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव बोला है, पिछली बार ट्रांसवर्स बोला था, ठीक है। द रिजल्टेंट वेव इज़ अ क्या ये लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, और वो बोल रहा है कि फिगर नंबर 6.8b, ठीक है। वो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख लो कि एक क्लोज पाइप में जो है उन लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को यानी कि वो की है, मतलब चलाए हैं। समझ में आ गया। इसके बाद पहला पॉइंट, द पॉइंट्स एट विच, यानी 3 का पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मिनिमम या 0, उसको क्या बोला गया है, नोड बोला गया है। मतलब क्या, जहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा उसको नोड बोला गया है। और द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम, उसको क्या बोला गया है, बोलो रहे एंटी नोड बोला गया, यानी कि रेयर फैक्शन जो होता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विद द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to यानी 0 and a। वही जो ये वाला बोला हूँ, बस खाली इतना कि वो लॉन्जिट्यूडनल वे में है। समझ में आ गया, तो वैसा हो जाता है। तुम लोग को समझ रहा है, ठीक है। अब चौथा बाकायदा इसको हम लोगों ने प्रूव किए, और यही जो है मेरे ख्याल से हर किसी को अब ये डेरिवेशन आ गया है, समझ में आ गया। तो देखो ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव नोड इज कितना है, λ/2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव एंटी नोड क्या है, बोलो λ/2। चाहे आप दो नोड के बीच सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव वर्ड आना ज़रूरी है, चाहे आप दो सक्सेसिव नोड के बीच में का डिस्टेंस नाप रहे हो या सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस नाप रहे हो, वो क्या रहेगा λ/2। और ये हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव की है। समझ आया। इसके बाद है पांचवा वाला, नोड एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली। ये तो सब मानते हैं कि नहीं, एक बार नोड आएगा तो नेचुरली बाजू में एक और नोड नहीं हो सकता, एंटी नोड हैज़ टू बी देयर। समझ में आया। और अगर एंटी नोड है तो उसके बाजू में नोड ही रहेगा। समझ में आया। अल्टरनेटली द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/2, यानी ये समझ गया, λ/4 यानी ये क्या बोल रहा है, नोड और एंटी नोड के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा। और अब भी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था λ/4 क्यों है। समझ में आया। एक वेव का लैम्डा होता है, आधे का λ/2, तो इस उसके आधे का क्या रहेगा, λ/4, इसीलिए वो बोला गया। समझा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वाला देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ये कुछ समझा तुम लोगों को कि नहीं समझा। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है ये वेरी करता है। कैसा वेरी करता है, देखो हाँ, ये ऐसा हुआ जो वीडियो अभी मैंने तुम लोग को, देखो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो कैसा ये नीचे आ रही है, तो इनका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं आ रहा है। अरे ये जो मोबाइल में अभी जो मैंने भेजा वो आप समझ रहे हो ना, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बार बार ऐसा चेंज होते जा रहा है। समझ में आ गया। तो वही बोला गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है वो, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो गए। 7, दो
ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट द नोड, ये क्या पजेसेस एनर्जी, ठीक है, देर इज़ नो प्रोग्रेस। हाँ अभी देखो ये, और वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। देखो ज़रा ध्यान से सुनो, देर इज़ नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, प्लीज़ ये याद रखो, हाँ प्लीज़ ये याद रखो। अगर मैं कोई एक ऐसी वेव बनाता हूँ, ये क्या है, प्रोग्रेसिव वेव जो आगे कहीं जा रही है। यहाँ पर पार्टिकल एकदम शुरू के मैंने इसमें बोला था लेक्चर में, पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहेगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जाती है, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं है लेकिन एनर्जी जा रही है जो आगे जाती है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने इसकी बाउंड्री कन्फाइन कर दिया या उसकी बाउंड्री सेट कर दिया तो क्या हो जाएगा कि ये वाइब्रेट तो हो रहा है मगर एनर्जी आगे नहीं जा रही है, रिटर्न वापस आ रही है। तो जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, इन शॉर्ट एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट उसकी एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और बोला गया वेलोसिटी इज जीरो। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी जीरो कैसा, ये तो मूव कर रहा है। वेलोसिटी मतलब क्या, कोई चीज़ जो आपको लेकर जाए आगे मगर ये वापस, हाँ जैसा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एक पॉइंट से शुरू किए वापस उसी पॉइंट पे ख़त्म किए तो डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर एज जीरो। 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 में है ये, सेकंड पेज पे, बराबर है कि नहीं? तो वैसा ही है कि यहाँ वेलोसिटी जो है जा रही है, वेलोसिटी है इसमें, लेकिन ये वेलोसिटी वापस भी आ रही है। वापस भी आ रही है मतलब क्या, ये वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो एक ही जगह पर चीज़ों को मूव कर रहा है, समझ में आया? और अगर ये पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो उस लिहाज से क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तुम लोग को समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये देख लो 7th वाला हो गया। एंड द 8th वन, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, ठीक है, इन वन लूप, ठीक है, वाइब्रेट इन फेज, ठीक है, एक मिनट, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स वाइब्रेट इन फेज, there is no progressive change of phase from one particle to another particle. All the particles in the same loop are in same phase of oscillation which reverse for the adjacent. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है लास्ट में 3 लाइन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वायलिन, तानपुरा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। समझ में आया कि ये जो हम लोग वो बजाते हैं या गिटार वगैरह भी जो बजाते हैं उसमें वो जो स्ट्रिंग करके वाइब्रेट होती है वो भी क्या है, एक तरीके की स्टेशनरी वेव फॉर्म करती है, ठीक है, उसी बेस पे वो बज रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे या सॉल्व करेंगे 6.3 का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, ठीक, 140, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 6.3। ये जो एग्जाम्पल है ये याद रखो 6.3 वाला। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, ठीक है, इन अ स्टेशनरी वेव। तो ये क्या बोल रहा है, तो पहला उसने ना एक्चुअली डायरेक्टली फाइंड का पूछा है, टू फाइंड, ठीक है, क्या फाइंड करने बोला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड हो या डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड हो, उसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा, इन शॉर्ट लैम्डा बाय 2, इसने हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला। समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला है। अब आपका एंटी नोड की डिस्टेंस इतनी है कि इतनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कितनी डिस्टेंस है इन मीटर या सेंटीमीटर, वो अपने को फाइंड करना है। हाँ, लैम्डा की वैल्यू से, ये तो 2 तो नंबर ही है, ठीक है। अब गिवन में क्या लिखा है, ठीक है, और स्टेशनरी वेव्स बोला है, और ठीक है, ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, n इज इक्वल टू वॉट, 1.3, अबे 164 H हर्ट्ज, अरे वो दिया है ना, अरे मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, आप लोग सही बोले हो। इसके बाद द वेलोसिटी, अच्छा चलो v भी दिया हुआ है इसने, द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट रिजल्टेड, क्या ये, दैट रिजल्टेड इन द स्टेशनरी वेव। तो इसका इन शॉर्ट वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 48 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी ये मीटर पर सेकेंड है, क्यों, बीच में गैप आया है, दिख रहा है, इसीलिए वो पहचानने के लिए याद रहता है, ठीक है। अगर चिपक के है तो मिली सेकेंड है।
अभी ज़रा ध्यान से सुनिए। अब हम लोग यहाँ पर कल का एक फॉर्मूला जो हम लोग वेव्स के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमको ये ढूंढना है ना, λ/2 ढूंढना है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो हमको लैम्डा की वैल्यू लेकर उसको इस पे रखना है। तो लैम्डा की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे, v/n करेंगे इज इक्वल टू लैम्डा, बराबर है। v की वैल्यू क्या है बोलो जल्दी से, v इज इक्वल टू वॉट, 48 है, और n क्या है 64, बोलो सही कि नहीं। चलो ये कट हो सकता है आराम से, 3 4 क्या हुआ 16 3 जा 16 हाँ, फिर λ/2 की वैल्यू निकालना बाद में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये 2 2 ज़ा, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। ये जो है लैम्डा इज इक्वल टू, अब जरा देखो क्या हो जा रहा है, 4 और ये 3, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया पॉइंट, ये आ गया 0, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, आ गया 24, इन शॉर्ट 5 ज़ा कौन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 0.7 इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। और हाँ ये कितना आएगा, हर्ट्ज आएगा नहीं मीटर आएगा, क्योंकि लैम्डा जो है मीटर में है, ठीक है। हाँ वेवलेंथ मीटर में होता है, ये मैंने पहले बहुत पहले बोल चुका हूँ इसी चैप्टर में, ध्यान नहीं है। इतना समझा, ऐसा यूनिट के टाइम पे बताया था, इतना समझा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, λ/2 की वैल्यू निकालना है। तो इन शॉर्ट 0.75/2 इज इक्वल टू, जो भी आएगा आंसर वो हमारा आंसर रहेगा। तो ठीक है, 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 5 हाँ इतना हो गया। तो क्या हो गया 0.375, ठीक है। अब ये क्या है, लैम्डा है, डिस्टेंस है तो ये भी मीटर में रहेगा, तो ये आ गया, वही आंसर आया। तो ये आंसर आ गया, दूसरा होमवर्क समझ में आ गया, अरे समझा कि नहीं। अब इसके बाद 6.5.4 का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंपैरिजन। देखो ये कंपैरिजन इज नथिंग बट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। इसका ये डिस्टिंग्विश है, इसने टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया, इसने टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया है, क्या दिया है इसने सीधा मतलब ऐसा थेरोटिकल दिया है, समझ में आया। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये लिखेंगे क्या आप लोग, स्टार्ट। Now see we are on page number 140, 6.5.4 comparison of progressive wave and stationary wave। ये भले ही पॉइंट वाइज लिखा है मगर ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को अगर डिस्टिंग्विश आया तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। सबसे पहला देखो, पहला पॉइंट, इन प्रोग्रेसिव वेव द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर या अदर विथ डेफिनेट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, अगर ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, अगर मैं इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो ये वेव आगे आगे क्या करेगा, हर एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करते 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 आगे तक जाएगा। कुछ समझ में आ गया, तो वो बोला गया है कि देखो द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अदर विथ डेफिनेट वेलोसिटी, यानी कोई एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जाएगा। जबकि इन स्टेशनरी वेव्स डिस्टर्बेंस रिमेन इन रीजन वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोड। नोड के ऊपर आप देखोगे डिस्टर्बेंस क्या है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, अरे है कि नहीं, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो जो अभी मैंने बताया था। अब आप सोच रहे होगे लेकिन सर ये भी तो जा रहा है, ये नहीं जा रहा है क्योंकि इसके आगे ही नहीं गया, आप समझ रहे हो। देखो देखा जाए तो प्रैक्टिकली जा रहा है हाँ, लेकिन
क्या हो जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भाई ये खाली बस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये आगे जा ही नहीं रहा है डिस्टर्बेंस। क्यों? अगर डिस्टर्बेंस आगे जाता तो ये नोड भी ऊपर होता, लेकिन ये नोड तो अपनी जगह पर ही रुका हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? इस बेसिस पे बोला गया है कि डिस्टर्बेंस जो है आगे बढ़ता ही नहीं है। अगर आगे नहीं बढ़ा इसका मतलब हम लोग ये भी मान सकते हैं कि वेलोसिटी से चल ही नहीं रहेगी, जबकि चलता है, प्रैक्टिकली सब हो रहा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। समझ में आ गया? सेकेंड, इन प्रोग्रेसिव वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स, प्रोग्रेसिव वेव में क्या बोल रहा है, amplitude of all particles are same but in stationary waves amplitude of particle is different। ये कुछ समझा आप लोगों को? बोलो क्या? एकदम सिंपल है। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो उसी के पॉइंट पे घूम रहा है, फिर जो सेकंड हाँ एग्जैक्टली यानी अगर हम लोग ये पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट इसके आगे नहीं जा रहा है, ये पॉइंट इसके आगे नहीं जा रहा है, ये पॉइंट इसके आगे नहीं जा रहा है, मगर यही पॉइंट को अगर मैं प्रोग्रेसिव वेव में देखूँ तो ये जो पॉइंट है कभी ना कभी वो यहाँ तक आएगा ज़रूर, ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन उसको लेकर जाएगा आगे। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? रस्सी ले एक बार ऐसा उसको वेव क्रिएट किए, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये एम्पलीट्यूड आया, अभी एम्पलीट्यूड इधर आएगा, ये एम्पलीट्यूड इधर आएगा, मतलब क्या होएगा, ये पॉइंट इतना ऊपर चला जाएगा जितना ये था। कुछ समझ में आया? लेकिन इसके अंदर ये प्रोग्रेसिव में होगा ऐसा, लेकिन स्टेशनरी वेव में क्या होगा, ये पॉइंट अगर यही स्पीड यानी इतनी ऊंचाई पे ही था, इतनी ऊंचाई पे रहेगा, चाहे फिर वो ऊपर के डायरेक्शन में जाए या नीचे के डायरेक्शन में जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सेकेंड वाला पॉइंट हो गया। अभी थर्ड वाला, इन अ स्टेशनरी, सर आप लोगों को समझ रहा है? थर्ड पॉइंट, इन स्टेशनरी वेव all particles cross their mean position simultaneously but in progressive wave this does not happen। ये ऐसा क्यों बोला है? बोलो जल्दी से। इन स्टेशनरी वेव्स, हाँ बराबर है। हाँ अब देखो क्या हो जा रहा है, वेरी गुड। वो देखो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, मीन पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है। ये जो वेव है, ये देखो ऊपर की लाइन नीचे आ रही है, नीचे की लाइन ऊपर आ रही है। एक टाइम ऐसा आ रहा है कि सब हट जा रहा है और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मीन वाली लाइन बची है। तो सारे पार्टिकल ऑफ स्टेशनरी वेव एक साथ एक टाइम पर पूरे मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद फिर वो एंटी नोड या नोड बनाते हैं। कुछ समझा? लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रेसिव वेव को देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, सब लोग एक साथ एक बार सब लोग मीन पोजीशन पे नहीं आते, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते। कुछ समझा? फोर्थ पॉइंट, इन प्रोग्रेसिव वेव्स all particles are in progressive wave or all particles are moving, while in stationary waves particles at the position of node are always at rest। ये तो easy है। देखो ये जो होता है प्रोग्रेसिव वेव में, वेव जरा देखो यहाँ पर हर एक पार्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो स्टेशनरी वेव है उसमें स्पेशली जो नोड वाला पार्ट है वो एक ही जगह पर रुका हुआ ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मोशनलेस हो जाता है। समझ में आ गया? तो वो ये हो जा रहा है चौथा पॉइंट। अब फिफ्थ वाला पॉइंट, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन प्रोग्रेसिव वेव्स बट इन स्टेशनरी वेव देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हो रही है लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि बस टकरा के वापस आती है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट वो कन्फाइंड हद के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो है एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो एनर्जी कहीं पास ही नहीं हो रही है। इन शॉर्ट देयर इज़ नो पासिंग ऑफ एनर्जी या प्रोग्रेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? ये पांचवा वाला। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर मूविंग। हाँ कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव एक ही बात होती है ना। हाँ, all the particles between two consecutive nodes are moving in same direction and are in phase while and are in phase while those
in adjacent loop are moving in opposite direction. अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Are in phase 180 degree in stationary waves, but in progressive wave phases of adjacent particle are different. कुछ समझा? सही है। देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट जो है ठीक है इस पॉइंट के मुकाबले अपोजिट है एक दूसरे से, और इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं 180 डिग्री जो है एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट की लाइन में बोला गया, ये लास्ट की लाइन में बोला गया। ऊपर की लाइन जो है ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, अगर नीचे तो नीचे के डायरेक्शन में, आर इन अ फेज व्हाइल दोज एडजेसेंट लूप आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगला लेक्चर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या 6.6 फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, थैंक यू।